हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन में प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज के प्रोग्राम में हम दुनिया भर में पिछले सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्नों के माध्यम से जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत सवालों के माध्यम से होगी, लेकिन पहला सवाल क्या होगा जो हमने पिछले सप्ताह आपसे पूछा था। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप टेक्निक समझ जाएं तो। चलिए, टेक्निक क्या है उसे देखते हैं। पहले सवाल को, एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय शहर ब्रिस्बेन के निकट समुद्र में प्लास्टिक की बोतल में एक संदेश लिखकर उसे सील करके समुद्र में प्रवाहित कर देता है। निम्नलिखित में से किस देश के तट पर इस संदेश को सबसे पहले प्राप्त किए जाने की सर्वाधिक संभावना बनती है? चिली, अर्जेंटीना, मैक्सिको और पापुआ न्यू गिनी। मोटा मोटा सवाल यही है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास एक शहर है ब्रिस्बेन, तो यहां पर किसी बोतल में अगर संदेश लिखकर उसे सील बंद करके समुद्र में भेजा जाएगा तो पूर्वी तट वाला क्षेत्र होगा। अब वहां से वह बोतल कहां पहुंचेगी, आपको यह अंदाजा कैसे आप लगा पाएंगे जब आप यह सोच लेंगे कि कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई जहाज आ गया या कोई ऐसा मानवीय हस्तक्षेप हुआ कि रास्ते में ही किसी ने उठा लिया। ये सब हमें नहीं मानना है। हमें मानना है नेचुरल प्रोसेस क्या होगी से उसके कहीं पहुंचने की। तो उसके लिए हमें समझना होगा। अंदाजा आपने लगाया होगा तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आपका अंदाजा किस तरह से सही था। हमें देखना होगा कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो महासागरीय जलधाराएं कहां पर आगे बढ़ रही हैं। हम सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहां पर है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब इस ऑस्ट्रेलिया में जिस शहर की बात हुई है, शहर का नाम देखिए क्या है, ब्रिस्बेन। पूर्वी तटीय शहर पर है, इसका मतलब कि यहां कहीं पर वह शहर मौजूद है, ब्रिस्बेन। अब यहां से बोतल को महासागर में प्रवाहित किया गया। तो अब आप देखिए जो समुद्री जल धाराएं हैं वे जिस तरफ बढ़ेंगी वहीं पर वो जाएगा। ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं ये गर्म समुद्री जल धाराएं हैं और जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वह ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं। तो चलिए, वार्म करंट यहां से देखिए आप आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही है और यहीं से वह बोतल प्रवाहित होगी तो इसी तरफ की बढ़ेगी और साउथ पैसिफिक करंट से होते हुए कहां पहुंचेगी, इस क्षेत्र में पहुंचेगी। और यह क्षेत्र कौन सा है तो आप देखें साउथ अमेरिका का क्षेत्र है जहां पर यह पहुंच रही है। तो कहां पहुंच सकती है ये सबसे पहले तो चिली के क्षेत्र में पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही है। चिली का क्षेत्र है। इसके अलावा अर्जेंटीना तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पीछे की तरफ तो जाएगी नहीं, यहां पर नहीं जाएगी, यहीं से आगे घूम जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ तो नहीं जाएगी। दूसरा आगे और कोई ऑप्शन जो है उसको भी देख लेते हैं। मैक्सिको देखिए, मैक्सिको आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगा, यहां पर भी इसका पहुंचना काफी मुश्किल है। मान लीजिए मैक्सिको के तरफ अगर यह पहुंचती भी है तो मैक्सिको की तरफ पहुंचने में आप पहली बात तो यह कि विषुवत रेखा के ऊपर जाने में इसको मुश्किल हो सकती है क्योंकि यहीं से मुड़ जाएगी, करंट इस तरफ की ओर बढ़ रहा है। तो अगर फिर भी यह गई तो यह बाद में ही तो जाएगी, पहले तो नहीं जा सकती बोतल। उसके बाद देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे पास में है, ऑप्शन वही सबसे पहले लगा होगा, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के सबसे पास में है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ही यहीं पर मौजूद है पापुआ न्यू गिनी। लेकिन बात तो यही है कि यहां से जो करंट है उस बोतल को आगे की तरफ इस तरफ प्रवाहित करेगा। ऊपर की तरफ लेके जाना इधर मुश्किल है क्योंकि करंट का प्रवाह इस तरफ नहीं है और शहर यहां पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उत्तर हमें मिलता है ऑप्शन ए यानी कि चिली। तो अगर हमें यह पता हो कि जितनी महासागरीय जलधाराएं हैं चाहे वो ठंडी हो या गर्म हो उसका प्रवाह किस तरफ है तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि नेचुरल तरीके से कोई वस्तु, कोई बोतल कैसे किस तरफ बढ़ सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा पहला सवाल। हाल ही में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई जहां दो देशों के मंत्री थे। दो मंत्री होते हैं 2+2 में, रक्षा मंत्री होते हैं और उसके अलावा एक और मंत्री होते हैं विदेश मंत्री। इन्होंने बैठक में भाग लिया। इससे जुड़ा हुआ सवाल इसी वजह से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय नगर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें जानना होगा। ऑस्ट्रेलिया के 4 शहरों के नाम है होबार्ट, मेलबर्न, कैनबरा और एडिलेड। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के शहरों के बारे में जो लोग जानते हैं वो इस हिसाब से भारत में जानते हैं कि वहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है। तो जहां जहां पर इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया में होता है खबरों में वो नाम हमें सुनाई देते रहते हैं तो हम उसका नाम जानते रहते हैं। जैसे मेलबर्न भी उसमें से एक है।
अब हमें यह देखना होगा ये चारों के चारों कहां पर हैं। सवाल में हमें बस यही जानना है कि तटीय नगर है या नहीं है, तो चारों ऑस्ट्रेलिया में। चलिए यहां पर आप देखें तो एडिलेड है, और एडिलेड इस स्थान पर है, तो यह तटीय है। उसके अलावा देखिए मेलबर्न, यह भी यहां पर आप देखें तो तटीय है। उसके अलावा देखें होबार्ट, होबार्ट आपको यहां पे दिखता है, और एक कैनबरा यहां पर दिखता है। इन दोनों में से अंदाजा लगाइए तटीय कौन सा नहीं होगा। सीधी सी बात है, कैनबरा नहीं होगा। कैनबरा इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि कैनबरा काफी दूर दिखाई भी देता है और है भी, और दूसरी बात यह कि कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। तो यह जो टेरिटरी है कैनबरा की, यह जो है राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के कारण म्यांमार की सेना और मिजोरम में लगे पश्चिमी चिन राज्य में लोकतंत्र समर्थक मिलिशिया के बीच तीव्र गोलीबारी के बाद म्यांमार के 1,500 नागरिकों ने मिजोरम के चंफाई जिले में शरण ली है। इसी वजह से हमें यह जानना समझना जरूरी हो जाता है, जो भारत जो देश है हमारा, उस देश से कितने हमारी जो पड़ोसी देश हैं और हमारे भारतीय राज्यों से किस तरह से वो सीमा साझा करते हैं, इस बात का हमें अंदाजा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें जो सवाल है, भारत के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटीज अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, जिनमें से कुछ राज्य या यूटी एक से ज्यादा देशों के साथ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बताइए कि इनमें से कितने राज्य केवल 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर सवाल में राज्य लिखा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश या यूटी नहीं लिखा हुआ है, अंतिम रूप से क्या पूछा है कि कितने राज्य, अगर यहां पर यूटी या केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा है तो आप यूटी या केंद्र शासित प्रदेश को शामिल मत करिएगा, क्योंकि यूपीएससी सीधे सीधे सवाल में स्पष्ट रखता है। अगर वह पूछता उसको भी शामिल करने के लिए तो सवाल में उसको यहां पर रखता, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह से पूछता। तो यहाँ पे 2, 3, 4 और 5, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से हमें बताना है। तो चलिए आप अंदाजा लगाइए, फिर हम देखते हैं कितने हैं। अब तक आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। नक्शे पर देखें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 3 है। अब एक एक करके देखिए। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, अलग दिखाई देता है। उत्तराखंड राज्य आप देख रहे हैं, एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ चीन है। यहां पर चीन और यहां पर नेपाल, 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। उसके अलावा 2 राज्य ऐसे हैं, आपको इसी नॉर्थ ईस्ट के आसपास के क्षेत्र में संभावना लग रही होगी। हो सकता है आप जो सोचे हो 3 राज्य, वो 3 राज्य उत्तर तो सही हो, लेकिन जिन राज्यों को लेकर आपने सोचा हो वो राज्य आपके हिसाब से जो सही लग रहे थे वो राज्य गलत हो। तो तुक्के से शायद आपका जवाब सही हो गया हो, लेकिन अब वास्तविक रूप में देख लीजिए कि कौन सा वो राज्य है। तो आप देखिए यहां पर है असम। असम जो है यहां पर भूटान के साथ सीमा बनाता है, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो 2 ही देश के साथ असम सीमा बनाता है भारत की। एक और राज्य है, अब गेस करिए कौन सा है। वो राज्य है मिजोरम। अब आप मिजोरम को देखें तो एक तरफ तो यह बांग्लादेश का ये जो क्षेत्र है, उसके अलावा म्यांमार से तो यह लगा हुआ दिखाई ही देता है यहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बना रहा है मिजोरम, दूसरा आपका बांग्लादेश और भूटान के साथ बना रहा है असम, और तीसरा उत्तराखंड, नेपाल और चीन के साथ बना रहा है। इसके अलावा जो भी आप देख रहे होंगे वो 2 से ज्यादा ही आपको दिखाई देगा, या कुछ अलग भी आपको जानकारी समझ में आ सकती है। तो चलिए अब यहां पर चाहे अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, चीन के साथ भी दिखाई दे रहा है, भूटान के साथ भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे म्यांमार भी है। इसी तरह से आप सिक्किम को देख लीजिए, नेपाल, भूटान, चीन, और भी कोई राज्य देख लीजिए जिसपे आपको अंदाजा लगता होगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री और लिथुआनिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय में उप मंत्री ने भारत व लिथुआनिया के बीच समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक की। तो बैठक कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। लेकिन किस देश से संबंधित बैठक दिखाई देती है, लिथुआनिया गणराज्य से संबंधित। तो चलिए अब यहां पर एक सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कितने देश लिथुआनिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। रूस, लातविया, पोलैंड, एस्टोनिया, बेलारूस और यूक्रेन। अब सही कूट का चुनाव करके बताना है इन 6 देशों में से कितने हैं।
एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं या सभी हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा सवाल में, देखिए पूछा कहाँ है, लिथुआनिया की बात किया है, तो लिथुआनिया तो को हम सबसे पहले देखते हैं कि है कहाँ पे। ये आपको दिखाई देगा लिथुआनिया। अब यहां पे देखिए एक पड़ोसी देश तो ये दिख गया लातविया। यहां पर आप देखिए इस जगह के लिए बना रहा है बेलारूस। यहां पर देखें तो पोलैंड। अब आप देखिए यहां पर एक छोटा सा देश और दिखाई देगा येलो कलर का, लेकिन ये कौन सा है जो लिथुआनिया के साथ सीमा बनाता है? रशिया है। लेकिन आप रशिया तो यहां देखते हैं, लेकिन रशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र यहां पर है। अगर आपको पता है यह कौन सा क्षेत्र है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन्हें नहीं पता है तो एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में देख के आइए, जिन्हें पता है वे वहां पे जरूर बताइए। तो यहां पर हमें दिखाई देता है रशिया भी है, भले उसका एक क्षेत्र है लेकिन है। तो बेलारूस, पोलैंड, लातविया। अब कौन से नहीं है ये देख लीजिए। अब विकल्प में जो हमें नहीं दिखेंगे, यूक्रेन और एस्टोनिया हमें नहीं दिखते हैं। अब ये कहां पे है? यूक्रेन देखिए यहां पर है, और ये कहीं से भी सीमा साझा करते हुए नहीं दिख रहा है। एस्टोनिया यहां पर है। एस्टोनिया के बाद तो लातविया आता है जो लिथुआनिया से सीमा बना रहा है, तो यह एक नंबर बाद ही आता है। इतनी दूरी पर है तो सीमा नहीं बनाएगा। तो हमें यह पता चल गया कि कौन से दो नहीं, एस्टोनिया और यूक्रेन नहीं है। 6 में से 2 नहीं है तो कितने हैं? 4। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा? सी, केवल 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बनाया है। आपको इस वजह से अब यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि निम्नलिखित शहरों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। लेकिन यहां पर आप पहले समझ लीजिए कि जो हाइपरसोनिक हथियार हैं, हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? जहां पर जो ध्वनि की गति होती है उससे ज्यादा होता है। अब चलिए निम्नलिखित शहरों की अवस्थिति पर विचार करते हुए बीजिंग, हांगकांग, वुहान और शंघाई को देख के हमें बताना है कि कौन से बंदरगाह नगर हैं। तो बंदरगाह नगर हैं कौन से, हमें ये बताना है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि बंदरगाह नगर इनमें से कौन से नहीं हैं। तो चलिए नक्शे पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको वुहान यहां पर दिखाई देता है। वुहान के बारे में आपने बहुत पहले सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि कोरोना वायरस की शुरुआत मानी जाती है इसी जगह से हुई थी दुनिया भर में। तो यह वुहान नाम तो आप भूल नहीं सकते, ये इतना तो मैं आप पे विश्वास कर सकता हूं। दूसरी तरफ देखिए बीजिंग, ये भी थोड़ी सी दूर दिखाई देता है। लेकिन आप देखिए यहां पर शंघाई, शंघाई तटीय दिखाई देता है। उसके अलावा हांगकांग, ये भी तट क्षेत्र में दिखाई देता है। अब यहां पे हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से देखिए हांगकांग और शंघाई, ऑप्शन 2 और 3 बंदरगाह नगर के रूप में हमें दिखाई देते हैं, यानी कि सही उत्तर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में दूसरा भारतीय उद्योग परिसंघ भारत नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023, अब इसको क्या बोला गया है स्पेशली कि यहां पर भारत और नॉर्डिक बाल्टिक 8, जिसको बोलते हैं NB8, नॉर्डिक बाल्टिक 2 देश हैं, एक नॉर्डिक एक बाल्टिक, और वो कुल मिला के उनकी संख्या है 8। तो इनके बीच जो एक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हुई है, उसी वजह से यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम नॉर्डिक और बाल्टिक के बारे में समझ सकें। सभी नॉर्डिक एवं बाल्टिक देश यूरोपीय मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी है कि नॉर्डिक एवं बाल्टिक देशों में से अधिकांश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। और तीसरा है सभी नॉर्डिक एवं बाल्टिक देश अटलांटिक महासागर या उससे संबंधित जलराशियों के साथ तटरेखा साझा करते हैं। आपको क्या बताना है? उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। जो पहली बात कही है, नॉर्डिक एवं बाल्टिक देश यूरोपीय मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं कि नहीं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास कि नॉर्डिक और बाल्टिक देश कहां कहां पर हैं। इस क्षेत्र में आप देखें तो यहां पर आपको नॉर्डिक और बाल्टिक देश दिखाई देंगे। थोड़ा और बेहतर तरीके से देखना है तो आप ये देख लीजिए, नॉर्डिक में है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। तो ये कितने हो गए? 5। अब आपसे कोई पूछ ले कि स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप है तो वो उसमें कितने देश हैं, तो फिनलैंड का यहां पर थोड़ा सा क्षेत्र दिखाई देगा, स्वीडन का दिखाई देगा, नॉर्वे का। ये एक प्रायद्वीप है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसमें कौन से देश है? नॉर्वे है, स्वीडन है, और थोड़ा सा यहां पर जो क्षेत्र पड़ता है स्वीडन का वो भी है। लेकिन स्कैंडिनेवियाई या नॉर्डिक देश कितने हैं? तो 3 ये हो गए, आइसलैंड हो गया और डेनमार्क हो गया।
अब आप देखिए यह मुख्य भूमि से तो अलग है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था उसमें मुख्य भूमि से अलग होने वाली बात तो नहीं दिखाई देती, सब मुख्य भूमि से जुड़े हुए थे। तो यहीं पर हमारा नार्डिक देशों को देखने के साथ ही पता चलता है कि ऐसा नहीं है। अब बाल्टिक देशों को देखें, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश हैं। अब ये किस तरह से कहां पर अवस्थित है पहले देखिए। यहां पर आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ बोथनिया और यहां पर आप देख रहे होंगे बाल्टिक सी। बाल्टिक सी का विस्तार ही गल्फ ऑफ बोथनिया तक है, तो हम बाल्टिक सी को यहां तक भी मान सकते हैं। तो जो बाल्टिक देश हैं वो तीन ही, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लेकिन ये 3 देश हो गए और नार्डिक देश हो गए 5। इन 3 और 2 5 देश, 5 और 3 को मिला के 8 देश होते हैं जिनकी हमने बात की थी। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो नार्डिक और बाल्टिक देशों में स्थित अधिकांश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। अब मैंने आपको बाल्टिक सागर का विस्तार तो देखिए बता दिया था, अधिकांश हमें इसी बाल्टिक सागर और इसके विस्तार के आसपास ही दिखते हैं, बस यहां पर ये हमें नहीं दिखता है, आइसलैंड नहीं दिखता है। आप डेनमार्क को भी अगर नहीं माने एक बार के लिए, डेनमार्क जो कि यहां पर है, फिर भी अधिकांश देख तो बाकी हमें यहीं दिखाई देते हैं। आपको ये दिखाई देगा, सॉरी नॉर्वे भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद स्वीडन तो है, फिनलैंड है और तीनों बाल्टिक देश हैं, तो 5 तो हैं ही, तो अधिकांश तो हमें आधे से ज्यादा वहीं दिखाई देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और तीसरा आप देखिए, सभी नार्डिक और बाल्टिक देश अटलांटिक महासागर या उससे संबंधित जलराशियों के साथ तटरेखा साझा करते हैं। तो यहां पे जो बात हुई है अटलांटिक महासागर या उससे संबंधित जलराशियों, जो अटलांटिक महासागर है, आप देखिए अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में ही मौजूद है यह बाल्टिक सी, यह नॉर्थ सी। तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, आइसलैंड देख लें, चाहे इसके अलावा डेनमार्क देख लें, चाहे बाल्टिक देश देख लें, चाहे जितने नार्डिक देश देख लें, ये सब किसके विस्तार से के पास दिखाई देते हैं? अटलांटिक ओशन के विस्तार के पास ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो दूसरा और तीसरा अगर सही है तो उत्तर क्या होगा? कितने कथन यहां पर सही हैं? तो केवल 2, यानी कि उत्तर हो गया बी। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। इसी को और स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं, सेम पिछला वाला मैप है और बेहतर। अगला सवाल, हाल ही में भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया। अब इसी वजह से कुछ स्थान हमें जानना जरूरी है कि वो कहां पर है। कभी खबर में कोई जगह आए तो हमें दिमाग में पता हो कि जगह कहां पर है। अब देखिए कैसे, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सागर या खाड़ी एक तरफ है, दूसरा तटवर्ती देश है। लाल सागर के लिए तटवर्ती देश बता रहा है सूडान, ओमान की खाड़ी के लिए तटवर्ती देश बता रहा है संयुक्त अरब अमीरात, और तिमोर सागर के लिए बता रहा है ऑस्ट्रेलिया। क्या सच में ऐसा है? चलिए देखते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या हैं? अब लाल सागर के लिए सूडान बताया है, सूडान एशिया में नहीं है, तो इसका मतलब एशिया का तटवर्ती देश नहीं पूछ रहा है लाल सागर के लिए, अफ्रीका का पूछ रहा है। यहीं से शुरू करते हैं। सूडान आपके सामने यहां पर मौजूद है और उसकी सीमा यहां पर है। अब आप देखिए यहीं पर रेड सी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल तटवर्ती देश है, पास में है। तो हमारा यह तो है सही युग्म। अगला युग्म, ओमान की खाड़ी, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अब इसको देखते हैं। दुनिया के नक्शे पर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी यहां पर है। अब कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात, इसको थोड़ा सा और पास से जब तक हम नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो देखिए गल्फ ऑफ ओमान यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। अब यहां पर आप देखिए तो यूएई है जिसकी सीमा यहां पर आपको दिखाई देती है। तो तटवर्ती देश के रूप में आपको यूएई, गल्फ ऑफ ओमान का दिख गया। तो इसका मतलब यह भी सही हो गया। तो हमने देखा दूसरा युग्म भी सही है। तीसरा है तिमोर सागर। अब तिमोर सागर कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में देखिए तो यहां पे आपको दिखाई देगा तिमोर सागर। अब तिमोर सागर जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट ही दिखाई देता है। तो इसका मतलब जो वहां पर कहा गया है प्रश्न में युग्म के लिए, वह युग्म भी सही दिखाई देता है। पहले का सूडान, दूसरे का संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे का ऑस्ट्रेलिया। तो तीनों ही सही अगर हैं तो ऑप्शन होगा बी। 1 2 3, जल्दबाजी में डी मत कर दीजिएगा कि डी सारे सही पूछ रहा होगा तो डी में जल्दी से आपने गोला भर दिया, ऐसा मत करिएगा। एक बार विकल्प देख लीजिएगा कि कहां पर कौन से विकल्प हमारे सुविधा के अनुसार जो हमें लगते हैं सही हैं वो कहां पर हैं। अब देखिए एक सवाल यहां पर भी बन सकता है
चलते चलते वो देख लेते हैं, कभी आपसे सवाल पूछ ले कि इस क्षेत्र में देखिए ओमान तो आपको दिखाई देता है, यहां पर भी ओमान आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, छोटा सा लिखा हुआ देश, ओमान का ही क्षेत्र यहां पर भी है। लेकिन यूएई भी जो है, जो हमने बात की थी अभी कि गल्फ ऑफ ओमान से तटवर्ती देश के रूप में हम मान सकते हैं, यहां पर वो सीमा भी है, लेकिन ओमान यहां पर है। अगर मान लीजिए ओमान और दूसरी तरफ ईरान मिल करके यहां पर ये रास्ता बंद कर दें, स्ट्रेट ऑफ हर्मुट को बंद कर दें, यहां पर स्ट्रेट ऑफ हर्मुट है उसे बंद कर दें, तो क्या यूएई समुद्र में व्यापार कर पाएगा? उसे दिक्कत तो नहीं होगी। तो क्यों होगी दिक्कत? अब उसे चाहे इस तरफ जाना हो, पर्शियन गल्फ की तरफ जाना हो, चाहे इस तरफ उसे गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जाना हो, वह यहां से समुद्र के रास्ते से यहां स्थल पर अपने रुकेगा, स्थल क्षेत्र में, फिर स्थल क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए फिर गल्फ ऑफ ओमान में भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आगे कभी भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हर्मट पे अगर कभी भी दिक्कत आती है, तो कभी भी ईरान और ओमान कुछ भी कर ले, यूएई को समुद्र के द्वारा व्यापार करने से नहीं रोक पाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यह सवाल है सूरीनाम से। सूरीनाम में सोने की एक अवैध खदान धस जाने के कारण यह खबर सुर्खियों में रहा है। आपको पता है अभी उत्तरकाशी उत्तराखंड में भी इसी तरह से एक टनल का मामला था, जिसके में 17 दिन लग गए 41 मजदूरों को बाहर निकालने में, लेकिन फाइनली उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। उसी तरह से एक मामला देखते हैं हम सूरीनाम का। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा सूरीनाम से होकर गुजरती है, पहला कथन है, और दूसरा है सूरीनाम कैरिबियाई सागर के तट पर स्थित है। आपको क्या बताना है? उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सूरीनाम कहां पर है? जो लैटिन देशों का, लैटिन अमेरिका का जो क्षेत्र है वहां पर हमें देखना होगा, तो उसको थोड़ा और पास से देखते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई देगा सूरीनाम। तो लैटिन अमेरिका क्षेत्र के पास में दिखाई देता है सूरीनाम हमें। अब यह सूरीनाम के बारे में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह जो है विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। तो क्या विषुवत रेखा से होकर गुजरती है? देखिए ये है इक्वेटर, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा तो यहां से निकल गई आगे की तरफ, और यह विषुवत रेखा के ऊपर है सूरीनाम। इसका मतलब दक्षिण अमेरिका का यह सूरीनाम जो है विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो यह उससे होकर तो नहीं गुजर रहा, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरा क्या कहता है? सूरीनाम कैरिबियाई सागर के तट पर स्थित है। तो यहां पर हमें जानना होगा कैरिबियाई सागर कहां से कहां तक है, तभी तो हम समझ पाएंगे तट कहां पर है उसका। कैरिबियाई सागर हमें दिखता है यहां पर, और सूरीनाम हमें दिखता है यहां पर। अब इस कैरेबियन सी की सीमा कहां तक है? इस कैरेबियन सी की सीमा तो एक तो युकाटान प्रायद्वीप यहां पर है, और इस तरफ आगे की तरफ देखें तो यहां पर लेसर एंटिलीज जो है, आपको पता है कि एक तो ग्रेटर एंटिलीज है और दूसरी तरफ लेसर एंटिलीज है, जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। तो लेसर एंटिलीज यहां पर सीमा बनाते हैं कैरिबियन सागर की, और दूसरी तरफ युकाटान से यहां पर सीमा बनती है। तो इसके आगे यहां तक तो ये सीमा बढ़ ही नहीं सकती है, और सूरीनाम तो इसके आगे है, लेसर एंटिलीज के आगे ही पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत है। तो दूसरा और पहला अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएं तो हमें किस तरफ बढ़ना होगा? ना तो एक और ना ही दो, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में आईएनएस सुमेधा अफ्रीका में विस्तारित परिचालनात्मक तैनाती के क्रम में मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो पहुंचा। इसी वजह से इस पर एक सवाल बनता है कि महान अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दो बातें यहां पे महत्वपूर्ण हैं। आपको पता होना चाहिए कि महान अफ्रीकी भ्रंश घाटी जो है वह कहां पर है। सीधी सी बात है, अफ्रीका में ही होगी। उसके बाद वहां पर जो झीलें हैं वे आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पर कौन सी झील है, तभी आप उसका क्रम बता पाएंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ। 4 झीलें हैं, अल्बर्ट, तांग्यानिका, एडवर्ड, मालावी। चलिए देखते हैं, सही कूट का चुनाव करना होगा, कौन सा इसमें क्रम है। 4 कूट तो दिए हुए हैं, हम देखते हैं। अब यहां पर देखिए अफ्रीका में इस क्षेत्र में देखना है हमें, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ना है। तो यहां पर आप देखिए तो लेक अल्बर्ट आपको दिखाई देगा, फिर आप देखेंगे तो लेक एडवर्ड आपको दिखाई देगा, फिर आप देखेंगे तो लेक तांग्यानिका दिखाई देगा, फिर आप देखेंगे तो लेक न्यासा, लेक मालावी दिखाई देगा।
उत्तर से दक्षिण का क्रम यही है, एल्बर्ट, एडवर्ड, तांग्यानिका और मालावी। अब देखिए एल्बर्ट 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4 कहां दिखता है? बी में दिखता है, तो सही उत्तर हमारा हो गया बी। अब यहां पे देखिए ये क्रम में और भी यहां पर लेक हैं, तो हमें वो सारे लेक का आइडिया होना चाहिए। जैसे एक लेक आप देखें तो आपको लेक विक्टोरिया दिखाई देगा, ये भ्रंश घाटी पर आपको नहीं मिलेगा, महान भ्रंश घाटी के थोड़ा सा किनारे है, और यह जो है भ्रंशन की प्रक्रिया से नहीं बना है, प्राकृतिक रूप से पहले से बना हुआ था, इस वजह से इसका एक अलग महत्व है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब यहां पर इसी बात को और अच्छे तरह से समझ लेते हैं कि कौन कौन सा लेक है, वो कहां पर स्थित है, उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। लेक अल्बर्ट को देखिए, तो ये लेक अल्बर्ट है, अब प्राकृतिक रूप से दो देशों के बीच में सीमा बनाने का भी कार्य कर रहा है। एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया इधर, और दूसरी तरफ युगांडा हो गया, लेक एल्बर्ट। अब देखिए लेक एडवर्ड भी इसी तरह से है, यहां पर युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इस क्षेत्र में देखिए। फिर उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो लेक तांग्यानिका आपको दिखाई देगा, तो लेक तांग्यानिका में भी आप देखें तो आपको दिखाई देगा एक तरफ तो तंजानिया, एक तरफ डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाला क्षेत्र, और एक ये वाला क्षेत्र। इसके अलावा आप देखें तो यहां पर आपको जाम्बिया भी दिखाई देगा। अब यहां पे जाम्बिया और डीआरसी के बीच में भी सीमा बनाते हुए दिखाई देता है। अब इसी वजह से और भी हैं, इसके अलावा और भी लेख हैं जिनके बारे में जानना जरूरी, लेकिन फिलहाल प्रश्न के आधार पर इतने ही। यहां पर बुरुंडी भी आपको देखिए दिखाई दे रहा है, जो इस लेख से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। चलिए हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार पेरू में पिछले 6 दशकों में उसके ग्लेशियर सतह का आधे से अधिक हिस्सा लुप्त हो गया है। अब इसी वजह से यह चर्चा में है। तो चलिए हम जानते हैं, कुछ युग्म है और उनकी राजधानियों हैं, तो हमें समझना पड़ेगा क्षेत्र उसकी राजधानियों का यह युग्म कितना सही है। पेरू, लापास, बोलीविया, बोगोटा, कोलंबिया, लीमा, चिली, सेंटियागो। आपको बताना है कितने युग्म इसमें से सही हैं। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं, सबकी राजधानी हमें चेक करनी पड़ेगी। पहले शुरुआत करते हैं पेरू से। पेरू की राजधानी चलिए देखिए क्या है, यह है पेरू, और पेरू की राजधानी यह है लीमा। तो पेरू की राजधानी तो है लीमा, यहां पे लिखते चलेंगे, ये तो राजधानी इसकी नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा कौन सा है, बोलीविया। अब हम देखते हैं बोलीविया में, तो बोलीविया की राजधानी हमें दिखाई देती है लापास, यहां पर है। तो बोलीविया की राजधानी हो गई लापास, इसका मतलब बोगोटो नहीं है। अब हम देखते हैं कोलंबिया। अब कोलंबिया की राजधानी आपको दिख जाएगी बोगोटा, यहां पर है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। तो पहले 3 के तो गलत मिल गए। क्या सभी चारों में के चारों को युग्म सुमेलित नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो नहीं है। कितने युग्म सुमेलित है उसमें? मिनिमम 1, 2, 3 या सभी 4 तो है, तो एक तो होना चाहिए। तो हम यहीं पे मान लेते हैं, चलो चिली की राजधानी सेंटियागो है, होगी, मान लेते हैं, लेकिन मानने से पहले जान भी लेते हैं। तो ये है चिली का क्षेत्र और इसकी राजधानी यहां पर है सेंटियागो। सेंटियागो ही एकमात्र ऐसी राजधानी है इन चारों के हमने जो नाम लिए हैं जिसमें यह युग्म हमें सही दिखाई देता है। तो एक ही सही है और वो क्या है? ऑप्शन ए, केवल ए। बाकी की भी हमें पता होना चाहिए, पेरू, लीमा, बोलीविया, लापास, कोलंबिया, बोगोटा। अब इस नक्शे में एक आपको बहुत अच्छी झील दिखाई देगी, जरा पास से देखते हैं। यह है वो झील है टिटिकाका, लेक टिटिकाका। किसके किसके बीच में है? बोलीविया और पेरू के बीच में है लेक टिटिकाका। अफ्रीका में है, ये तो हमें पता चल गया पहली बात। और अफ्रीका में कहा है? पेरू और बोलीविया के बीच में है लेक टिटिकाका, जो बड़ी झीलों में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो यह भी आपको पता होनी चाहिए। किस तरह के पानी की है यह भी आप चलिए अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। हाल ही में चीन और अमेरिका ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर एक द्विपक्षीय बैठक की है, जिससे चीन अमेरिका संबंधों में बदलती गतिशीलता के बारे में भारत की चिंता बढ़ गई है। इसी वजह से एक प्रश्न बनता है कुछ अवस्थिति पर जो हम अमेरिका के बारे में समझ सकें। डेट्रॉयट, शिकागो, सिएटल, लॉस एंजलिस
सैन डियागो और इंडियानापोलिस। आपको बताना है इनके बारे में कि प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित कितने क्षेत्र हैं इन 6 में से। तो प्रशांत महासागरीय तट जो है, अगर हमें यह आइडिया लग जाए कि उस तरफ कौन कौन से राज्य हैं, तो हमें शहरों का आइडिया लग जाएगा। केवल 1 है, केवल 2, केवल 3 या केवल 4, कितने इनमें से शहर हैं? चलिए नक्शे पर देख लेते हैं, कितने नहीं है पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए इंडियानापोलिस बीच में है। अब इंडियानापोलिस बीच में है तो ना तो यह पूर्व में कहीं किसी तट पर है, ना तो पश्चिम में किसी तट पर है। उसके अलावा देखिए शिकागो, ये भी ना तो कहीं पूर्व पर दिखता है, ना कहीं पश्चिम पर दिखता है। उसके बाद आप देखिए डेट्रॉइट, यह भी पश्चिम की तरफ, प्रशांत महासागर की तरफ तो नहीं दिखता। अगर प्रशांत महासागर होता की तरफ होता तट पर तो उस तरफ होता। अब हम देखते हैं अभी कौन कौन सा बच गया है। चलिए सैन डियागो यहां पर मिलता है आपको, फिर लॉस एंजलिस मिलता है। तो ये सैन डियागो और लॉस एंजलिस तो 2 हो गए, लेकिन एक और बचता है। वो कहां पे है? तो उसके लिए आपको ऊपर देखना होगा, सिएटल में देखना होगा। सिएटल कहां पे है? सिएटल है यहां पर, जो राज्य है उसका नाम भी याद रखिएगा, वॉशिंगटन है, लेकिन राजधानी नहीं है। वॉशिंगटन डीसी राजधानी तो यहां पर है, लेकिन वह जो है राज्य है वॉशिंगटन है। और आप देखें तो यह भी पैसिफिक ओशियन से लगा हुआ क्षेत्र है। अब आप सोचेंगे सिएटल तो यहां लिखा हुआ है और पैसिफिक ओशियन तो यहां पर आना चाहिए, तो यह तो दूरी दिखाई देती है। तो जरा ध्यान से देखिए इसको, यहां पर आप देखेंगे तो एक आपको स्टेट दिखाई देगा, जॉन डे फ्यूका। अब जॉन डे फ्यूका स्टेट जो है आपका यहां पर ये रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि आगे तट जिसका पहुंचता है सिएटल के पास में। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे कभी पूछ ले क्यों ये नाम आया है, तो उसके पीछे का रीजन है, यहाँ पर एक स्टेट है। चलिए, तो अब हमने देख लिया कि हमारे विकल्प जो हैं 3 यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो हमारा सिएटल है, दूसरा हमारा लॉस एंजल्स है, और तीसरा हमारा सैन डियागो है। तो सही उत्तर क्या हो गया? केवल 3, यानी कि सी। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। यह सवाल पहले पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? 2015 में यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न नंबर था 80, लेकिन सेट कौन सा था? सेट ए। बहुत आसान सवाल है, इसको भी हमें बस समझना होगा। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं, और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है, ऊपर जो भी बात बताई गई है। सवाना, विषुवती, मानसून या भूमध्य सागरीय। इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यह बातें कहां के लिए हो रही हैं। तो एक एक करके स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। नक्शे पर आप चलिए, यह है वर्ल्ड मैप। आप पहले अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं। सबसे इसका सही जवाब क्या हो सकता है, उसके लिए हम करते हैं हर दिन एक सा होता है। कहां पर हर दिन एक सा होने की संभावना होती है, तो वह आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में सबसे बेहतर होगी। यह वो जगह है जहां पर हर दिन एक जैसा हो सकता है, जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है। अब इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नीचे, यह विषुवत क्षेत्र है, विषुवतीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। तो इस विषुवतीय क्षेत्र में लगभग एक जैसा दिन होता है। सुबह अच्छी होती है, साफ होती है, उजली होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, सूरज ऊपर चढ़ता जाता है, होता क्या है कि बादल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और वर्षा होती है। संवहनीय प्रकार की वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन ये क्यों होती है वर्षा? यह होती है कि यहां पर लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर से फिर ऊपर उठते हैं वेपर, और उसके बाद बादल बनते हैं, और वे एक ऐसे बादल होते हैं जो कि बिजली की चमक पैदा करते हैं। और वह जो बारिश होती है वह होती है 2 बजे के बाद, 2 से 4 बजे के आसपास, और लगभग 2 घंटे के अंदर यह बारिश होके समाप्त हो जाती है और फिर से मौसम सामान्य हो जाता है। ये जितनी बातें प्रश्न में बताई गई हैं, यह विषुवतीय क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त दिखाई देती है, यानी कि सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा बी। तो अब देखते हैं हमारा आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल हमारा देखिए वही जो हमने सवाल किया था, ये वो क्षेत्र है
जो विषुवत रेखा है उससे 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री नीचे के बीच का हम देखेंगे तो यह जो विषुवतीय क्षेत्र है, जो आप हरा कलर आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर, यही वो क्षेत्र है जहां पर हम मौसम की बात बता रहे हैं। अब देखते हैं कि यह जो क्षेत्र है उसको हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्षेत्र, मुख्य रूप से ये वही क्षेत्र है। इसी से जुड़ी हुई जानकारी है, जो बातें हमने कही थी कि स्टेज 1 क्या होता है, जो सूर्य की गर्मी होती है उससे जो सतह होती है वहां की हवा गर्म होती जाती है और ऊपर उठती जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब हवा ऊपर उठती है फिर ठंडी होती है, फिर कंडेंसेशन यानी कि संघनन होता है, फिर उसके बाद बादल बनते हैं। बादल कैसे होते हैं, जो कि बिजली की चमक पैदा करने वाले होते हैं, और उसके बाद फिर बारिश होती है, और जो बारिश होती है वह बहुत देर तक तो नहीं होती लेकिन बहुत भारी बारिश होती है, और कुछ समय के बाद जब वह बारिश रुक जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो ये जानकारी आपको पता रहेगी विषुवतीय क्षेत्र के लिए है, और विषुवतीय क्षेत्र कौन सा है ये तो आपको बता ही दिया है। अभ्यास प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के भौतिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपलेशियन पर्वत यूएसए में अटलांटिक तट के समांतर विस्तृत है, और दूसरा है यूएसए के पर्वत समूह मुख्यतः 2 क्षेत्रों में विस्तृत हैं, जिनके बीच में मिसिसिपी नदी का अपवाह बेसिन स्थित है। आपको क्या बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यहां तक ये अभ्यास प्रश्न का जवाब देना ना भूलिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। हालांकि इस पर हम चर्चा अगले एपिसोड में, जब अगले सप्ताह मिलेंगे तो हम विस्तार से करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।